अपने दिल के अरमानों को साज बनाकर गाएंगे, यही शब्द उत्साह भरे बार बार दोहराएंगे कि ये जो जंग छिड़ी है इसमें, ये जो जंग छिड़ी है इसमें दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जीत कर आएंगे या मैदान में मर जाएंगे, या तो जीत कर आएंगे या मैदान में मर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस एवं इंडियन पॉलिटी में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ये विदित है कि अपना जो इंडियन पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मूल अधिकार, या फिर आप यूं कहें कि मौलिक अधिकार। और दोस्तों अपन लोगों ने पिछले व्याख्यान में, जब पिछले व्याख्यान का समाप्ति की थी अपन लोगों ने, तब देखा था अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 के जो धाराएं हैं, 1 और 2 धाराएं, उनके बारे में अपन लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है ना दोस्तों? अब क्या देखा था अपन लोगों ने अनुच्छेद 13 की धारा 1 और 2 में? यह देखा था कि अनुच्छेद 13 की जो धारा 1 है वो किससे संबंधित है? संविधान पूर्व विधि जो होती है उससे संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों? और जो अनुच्छेद 3 की धारा 2 है वो संविधान बनाने के बाद जो विधि लागू हुई है वो यदि संविधान के अनुसार असंगत है तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? शून्य हो जाएगी। ये बातें अपन लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखी थी। ठीक है ना दोस्तों? अब अपन बात करेंगे किस पर? अनुच्छेद 13 की जो धारा 3 है उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। किस पर? अनुच्छेद 13 की जो धारा 3 है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 13 की जो धारा 3 है उसमें क्या उल्लेखित है ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 13 की जो धारा 3 है उसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है दोस्तों। किसको? विधि शब्द को। क्या कहा गया है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है, अधिसूचना है, अध्यादेश है, आदेश है, परिपत्र है, नियम है, विनियम है, या अपन यूं कहें कोई प्रथा है, तो वो किस में आएगी दोस्तों? विधि शब्द में शामिल होगी। ये बात कौन बतलाता है? अनुच्छेद 13 की धारा 3 बतलाता है दोस्तों। ठीक है ना? अनुच्छेद 13 की धारा 3 बतलाता है। तो अपन देखते हैं अनुच्छेद 13(3) को। अनुच्छेद 13(3) पहले बात तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये भी मूल संविधान में जो धारा 3 है अनुच्छेद 13 की, वो भी मूल संविधान में शामिल नहीं थी। तो आप पहली बात तो ये लिख सकते हो कि मूल संविधान में शामिल है, मूल संविधान में शामिल नहीं थी। ठीक है ना दोस्तों? एक बात तो आप ये लिखो, पहला पॉइंट तो इसका ये लिखो कि जो अनुच्छेद 13 की जो धारा 3 है वो मूल संविधान में लागू नहीं थी। उसके बाद में अनुच्छेद 13(3) का 2 नंबर पॉइंट आपको क्या लिखना है दोस्तों? कि इसमें विधि शब्द को शामिल किया गया है। विधि शब्द को, किसको दोस्तों? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? अब बात ये आती है कि विधि शब्द को तो परिभाषित किया गया है, लेकिन इस विधि शब्द में कौन कौन सी बातें आएंगी, कौन कौन सी को ध्यान रखना है। क्या बताया था मैंने कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल, संसद या फिर राज्य विधानमंडल, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानमंडल। ठीक है ना दोस्तों? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। और इनमें आपको क्या ध्यान रखना है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाता है, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश, आदेश। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है? नियम,
विनियम या फिर परिपत्र। परिपत्र है, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कोई प्रथा है, वो किस में आएगी दोस्तों? विधि शब्द के अंदर आएगी। किस में आएगी? विधि शब्द में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 13(3) की जो धारा है उसमें विधि शब्द को, अनुच्छेद जो 13(3) है उसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और विधि शब्द यानी संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, परिपत्र या फिर कोई प्रथाएं हैं तो दोस्तों विधि शब्द में शामिल होंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? एक बार आप बता दो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। इतना जो आपको बताया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच होकर के बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं आगे। और जब ये अनुच्छेद 13(3) में ये शब्द परिभाषित किया गया विधि को, तो एक मुद्दा सामने निकल के क्या है? एक मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला था दोस्तों। ठीक है ना, और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना ये डिसीजन दिया था कि सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई भी अंतर नहीं होगा। जब दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने अपना ये डिसीजन दिया तो सरकारें हाल उठी दोस्तों। क्या सरकारें हाल उठी? उन्होंने सोचा कि यार अपन लोग संविधान संशोधन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सामान्य विधि और संविधान संशोधन में कोई संविधान संशोधन जो विधि है उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो ये तो फिर न्यायालय में चुनौती देंगे और अपन जो विधि बनाएंगे वो खारिज हो जाएगी। तो इसका समाधान निकालने के लिए सरकार ने संविधान के अंदर 24वां अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया था दोस्तों। कब? 1971 को। और उसमें अनुच्छेद 13 के अंदर अनुच्छेद 13(4) नामक नई धारा जोड़ी गई दोस्तों। और अनुच्छेद 13(4) में यह परिभाषित किया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(3) में जो परिभाषित विधि शब्द है उसमें शामिल नहीं है दोस्तों, उसमें शामिल नहीं है। ये बात कहाँ किस में कहेगी दोस्तों? अनुच्छेद 13(4) में। अनुच्छेद 13 4 में। पहले तो बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यह भी मूल संविधान में नहीं था। ठीक है ना दोस्तों, यह जो धारा थी यह भी मूल संविधान में नहीं थी। इसको कब? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ये आप लिखना 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों कब? 1971 को जोड़ा गया था। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि जो अनुच्छेद 13(4) है इसमें यह परिभाषित किया गया कि जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(3) में परिभाषित विधि शब्द में शामिल नहीं है दोस्तों, विधि शब्द में शामिल नहीं है। यह कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 13(4) में। ठीक है ना दोस्तों, यह बात अस्तित्व में कब आई? 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 को। ठीक है ना दोस्तों, अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी
आपको जितना भी मटेरियल करवाया जाता है वो एकदम फैक्चुअल होता है, इसमें कोई भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। मैं मेरी ओर से पूरी ये कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट जो सिलेबस है इसका वो अच्छे से तैयार करवाया जाए, ठीक है ना दोस्तों। इस YouTube जगत में आपको इस क्वालिटी की क्लास है ना वो शायद ही मिल सकती है। हाँ, ऐप में तो लोग करवाते हैं, लेकिन YouTube जगत में शायद ही आपको मिले, ठीक है ना दोस्तों। और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत आपको पॉलिटिकल इंडिया जो पॉलिटी है उसमें नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है ना। और तो जो आपके जीवन में विषम परिस्थितियाँ चल रही है उसका समाधान तो मैं नहीं कर सकता, उसका समाधान तो आप लोगों को स्वयं ही करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये जवानी मिली ही युद्ध करने के लिए दोस्तों, द्वंद्व करने के लिए नहीं। ये जो जवानी मिली है वो युद्ध करने के लिए मिली है दोस्तों, द्वंद्व करने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं। और जो इंसान जवानी में भी रोता है मैं उस इंसान को कभी जवान समझता ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं और सिद्धांत आता है एक जो अनुच्छेद 13 का आधार है दोस्तों। कौन सा? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। इसको आच्छादन के सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। और आच्छादन का जो सिद्धांत है वो दोस्तों ये बतलाता है कि वैसे तो जो संपूर्ण जो सारी जो विधियां हैं वो संविधान के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन कोई विधि का यदि कोई भाग संविधान के अनुसार असंगत है तो उस भाग को समाप्त करने के बजाय संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है दोस्तों, संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। ये बात कौन बतलाता है दोस्तों? आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है ना। क्या बताता है आच्छादन का सिद्धांत? कि वैसे तो जो सभी विधियां हैं वो संविधान के अनुसार होनी चाहिए, विधियां संविधान के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी विधि का कोई भाग संविधान के अनुसार संगत नहीं है, या आप यूँ बोल सकते हो कि संविधान के अनुसार असंगत है, अनुसार असंगत है, तो संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है दोस्तों। संविधान उस पर क्या हो जाता है? आच्छादित हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए मैं कुछ यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ये विधि है, ठीक है ना दोस्तों, और इसके 4 भाग है। आप यूँ मान के चलो, इसके कितने भाग है? 4 भाग है, 1 2 3 और 4, ठीक है ना दोस्तों। अब आप सपोज करो, दैट आर यू सपोज कि इस विधि का जो भाग ये 3 है, ये भाग है 3, ये संविधान के अनुसार क्या है दोस्तों? असंगत है। एक बार आप यूँ मान के चलो कि ये संविधान के अनुसार असंगत है, तो संविधान आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है कि इस भाग को समाप्त करने के बजाय, ये जो भाग है 3, इसको समाप्त करने के बजाय संविधान है वो उस पर क्या हो जाता है दोस्तों? आच्छादित हो जाता है। आच्छादन का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों। अब बताओ मुद्दा समझ में आया क्या? बोलो यस या नो। यदि मुद्दा समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ, तो वरना दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि आच्छादन का सिद्धांत है वो यही कहता है, सीधी सी बात यही है कि ये कोई विधि है एक, और इसके 4 भाग है। आप ऐसा मानो कि जो
भाग 3 है वो क्या है, असंगत है, तो संविधान उस पर क्या हो जाता है दोस्तों, आच्छादित हो जाता है। आच्छादन का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, वो यही समझाता है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अगला एक और सिद्धांत है, इसका आच्छादन का सिद्धांत है, उसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो अनुच्छेद 13 का आधार है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आच्छादन के सिद्धांत जैसी शब्दावली संविधान के किसी भी भाग या फिर अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है दोस्तों। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, डाउट पैदा करने के लिए क्वेश्चन बनाता ही ऐसे है, वो लिख देगा कि आच्छादन का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 13 में परिभाषित है। आप तो कहोगे हाँ, हम अपन लोगों ने अनुच्छेद 13 में ही पढ़ा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो आच्छादन का सिद्धांत है वो अनुच्छेद 13 का ओनली फॉर आधार है, अनुच्छेद 13 में परिभाषित नहीं है। और मैं तो यूँ कहूँ कि अनुच्छेद 13 में ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, खोद के क्वेश्चन निकालता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी होगी, जो आप एग्जामिनर को क्या कर सको, मार्क दे सको दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है पृथक्करण का सिद्धांत। किसका दोस्तों, पृथक्करण का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये क्या है दोस्तों, ये पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि कोई भी विधि है उसका यदि कोई भाग संविधान के अनुसार असंगत है तो क्या करोगे, उस पूरी विधि को समाप्त करने के बजाय आप उस विधि का जो भाग है संविधान के अनुसार असंगत, उसको आप डिलीट कर दो या उस विधि से अलग कर दो। ये बात कौन कहता है दोस्तों, पृथक्करण का सिद्धांत कहता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। पृथक्करण का सिद्धांत, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए दोस्तों, जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी भी विधि का कोई भाग संविधान के अनुसार का कोई भाग है वो संविधान के अनुसार असंगत होता है, संविधान के अनुसार असंगत हो तो उसे क्या कर देते हैं दोस्तों, हो तो संपूर्ण विधि को समाप्त करने के बजाय क्या कर देते हैं दोस्तों, उस भाग को, जो भाग है संविधान के अनुसार उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग को समाप्त कर देते हैं या फिर अलग कर देते हैं। ये बात कौन बतलाता है दोस्तों, पृथक्करण का सिद्धांत। समझ में आया मुद्दा कुछ। देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि किसी भी विधि का कोई भाग संविधान के अनुसार यदि असंगत हो जाता है तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि उस संपूर्ण विधि को समाप्त करने के बजाय जो भाग संविधान के अनुसार असंगत है उसको आप डिलीट कर दो, उसको आप निकाल दो। ये बतलाता है पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, क्या है कि मान लीजिए ये कोई विधि है एक और उसके 4 भाग है। सेम एग्जाम्पल से आपको तैयार करवाऊंगा, ठीक है ना।
कितने भाग है दोस्तों? 4 भाग है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका जो ये चौथा भाग है वो क्या है दोस्तों? संविधान के अनुसार क्या है? असंगत है। ये पूरी विधि है और इसका जो चौथा भाग है वो संविधान के अनुसार असंगत है। तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि इस पूरी विधि को समाप्त करने के बजाय ये जो भाग 4 है उसको आप क्या कर दो दोस्तों? डिलीट कर दो। क्या कर दो? इस भाग 4 है उसको आप समाप्त कर दो और ये जो विधि है उसको एज इट इज़ रहने दो, या ये जो भाग 4 है उसको आप इस विधि से अलग कर दो। ये बात कौन बतलाता है दोस्तों? पृथक्करण का सिद्धांत बतलाता है। अब बताओ मुद्दा समझ में आया क्या? ठीक है, उसके बाद में एक बार आप इसको लिख लो, उसके बाद में अपन देखेंगे परित्याग का सिद्धांत। और परित्याग का सिद्धांत क्या है दोस्तों? परित्याग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहले बात तो ये, ठीक है ना। उसके बाद में जो परित्याग का सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। वैसे तो परित्याग का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि परित्याग का मतलब ही क्या होता है? छोड़ना या उसका तिरस्कार करना। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। परित्याग का सिद्धांत, परित्याग का सिद्धांत, ठीक है ना। वो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। परित्याग का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता। कोई भी नागरिक अपना जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को नहीं छोड़ सकता। मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता दोस्तों, नहीं छोड़ सकता। ये बात कौन बतलाता है? परित्याग का सिद्धांत बतलाता है दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और लगातार अपने क्लासों को निरंतर जारी रखें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।